नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रश्मि शंकर। घड़ी में 6 बजने वाले हैं और वक्त हो चला है 6 के सिक्सर का, यानी ऐसा शो जिसमें बात होगी बिहार की हर बड़ी खबर की। बताएंगे देश दुनिया में क्या चल रहा है, खेल से जुड़ी जानकारियां होंगी, हर खबर से करेंगे आपको अपडेट। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। और सबसे पहले बात बिहार झारखंड की बड़ी खबरों की। सीतामढ़ी से बड़ी खबर है, विधायक के ठिकाने पर छापा मारा गया है। विधायक अमित कुमार के खिलाफ कार्रवाई की गई है। अमित कुमार रानू के कार्यालय में रेड हुई है। बेलसंड स्थित विधायक कार्यालय में रेड हुई है। बेलसंड से एलजेपी रामविलास के विधायक अमित कुमार रानू के कार्यालय पर सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर पुलिस की संयुक्त टीम ने छापेमारी की है। छापेमारी में अवैध हथियार और कारतूस मिले हैं। पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है। मुजफ्फरपुर में भी पुलिस कार्रवाई कर रही है। बताया जा रहा है कि मुजफ्फरपुर में विधायक के भाई पर जमीन पर जबरन कब्जे के आरोप से जुड़े मामले में यह कार्रवाई की जा रही है। और मुजफ्फरपुर में भी सीतामढ़ी विधायक अमित कुमार रानू के अहियारपुर आवास पर छापेमारी की गई है। कोर्ट से सर्च वारंट मिलने के बाद 3 डीएसपी और भारी पुलिस बल ने सर्च ऑपरेशन चलाया है। इस दौरान एक संदिग्ध हस्ताक्षर किया हुआ स्टैंप पेपर बरामद हुआ है, जिसकी जांच की जा रही है। मामला अहियारपुर थाना क्षेत्र के झपटाडीह का है, जहां 3 दिन पहले विधायक के भाई सोनू सिंह समेत कई लोगों पर जेसीबी से करीब 25 लोगों की जमीन की बाउंड्री और मकान तोड़ने का आरोप है। विरोध करने पर मारपीट का भी आरोप लगाया गया है। मामले में अब तक 13 लोगों की ने प्राथमिकी दर्ज कराई है और पुलिस 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। विधायक के भाई सोनू सिंह फिलहाल फरार हैं और उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। जपा का विधायक का भाई कह रहा था जो है जो वो आया है जेसीबी लेके पूरा जैसे कि जहाँ वहाँ तोड़ने लगा। हम 5 साल पहले जमीन लिख आए हैं, इतना दिन में कोई नहीं कुछ जैसे कीजिए बोला, और दाखिल खारिज है, कागज है, हर व्यवस्था है। कब तोड़ा गया? आज 12 बजे दिन में जैसे कीजिए तोड़ दिया। कथी से तोड़ दिया? जेसीबी से। तो काहे के लिए तो आप विरोध किए उसका? हम विरोध किए हैं तो वो हमको उठा के जेसीबी में बिगने के लिए जैसे कीजिए तैयार था, उठा लिया था। बेहतर जांच में जो वीडियो उपलब्ध हुआ वहाँ से, उसमें सनी सिंह और सुमित श्रीवास्तव उनकी अरेस्टिंग हुई थी। अग्रतर जांच में जो माननीय विधायक हैं उनके भाई सोनू सिंह, उनकी संलिप्तता तो स्पष्ट उजागर हुई है और विधायक जी की संलिप्तता भी इसमें आ रही है। कल माननीय न्यायालय से हम लोगों ने सर्च वारंट प्राप्त किया और आज सुबह वहाँ रेड हुआ है। वहाँ से स्टैम्प पेपर एक 2017 का मिला है, साइन किया हुआ, जो कि फॉर्जरी की तरफ इंगित करता है। उसमें हम लोग लीगल एक्शन लेने जा रहे हैं। और बड़ी खबर छपरा से है, जहां अवैध हथियार की खरीद बिक्री मामले में एनआईए ने अपनी दबिश बढ़ा दी है। परसा नगर पंचायत में दिल्ली और पटना से पहुंची एनआईए की टीम ने परसा नगर पंचायत की मुख्य पार्षद आयशा खातू के आवास पर छापेमारी की। करीब 4 घंटे तक सघन तलाशी के दौरान परिवार के सदस्यों से पूछताछ भी की गई। छापेमारी की कार्रवाई पूरी होने के बाद मुख्य पार्षद के बेटे और वार्ड पार्षद करमुल्ला अंसारी को हिरासत में ले लिया गया है, जिससे एनआईए की टीम अपने साथ पटना लेकर चली गई है। स्थानीय पुलिस पूरे मामले पर कुछ भी बोलने से बच रही है और पूरा मामला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हथियारों की तस्करी से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है, जिसमें अवैध रूप से अत्याधुनिक हथियारों AK-47 के पुर्जों की बरामदगी, विदेशी फंडिंग और संदिग्ध गतिविधियों से जुड़ा है। दिसंबर 2024 में भी एनआईए की टीम ने इस घर में 10 से 12 घंटे तक छापेमारी की थी।
हथियार तस्करी के अंतर्राष्ट्रीय रैकेट के जांच में छपरा में एनआईए की टीम पहुंची थी और यहां से परसा नगर पंचायत की वार्ड पार्षद जो मुख्य पार्षद है उनके बेटे करीमुल्लाह को गिरफ्तार किया गया। करीमुल्लाह के बारे में बताया जा रहा है कि एक अंतर्राष्ट्रीय हथियार रैकेट का खुलासा हुआ था जो एनआईए ने किया था और उसमें इसका नाम जुड़ता हुआ नज़र आ रहा है। मैं बता दूँ कि उस रैकेट ने जो प्रतिबंधित हथियार AK-47 जैसे हथियारों के पार्ट्स की खरीद बिक्री कर रही थी वो रैकेट, और उस रैकेट की जानकारी नागालैंड समेत तमाम राज्यों में सप्लाई की बात सामने आई थी। और उसमें जब जांच आगे बढ़ी तो करीमुल्लाह का नाम सामने आया था। 2 साल पहले भी इस मामले में छापेमारी हुई थी और इसके बाद आज दूसरी बार छापेमारी जब हुई है तो करीमुल्लाह को गिरफ्तार कर लिया गया, हिरासत में लिया गया। हालांकि अभी तक पुष्टि नहीं की गई है इस मामले की एनआईए द्वारा, लेकिन कल रात जिस तरह से छापेमारी की गई, लगभग 4-5 घंटे एनआईए की टीम ने मुख्य पार्षद आयशा खातून ने उनके आवास पर छापेमारी की, वहाँ पे कागजातों को खंगाला, उनके बेटे को हिरासत में रखा और देर रात जो करीमुल्लाह है जो मुख्य पार्षद का बेटा है उसे हिरासत में लेकर के पटना चली गई। मैं बता दूं कि हथियारों के अंतर्राष्ट्रीय रैकेट जो नागालैंड में जिसका खुलासा हुआ था उसके तार बिहार से जुड़ते नजर आए थे। इस मामले में दूसरी छापेमारी है। पिछली बार जब छापेमारी हुई तो करीमुल्लाह को एनआईए हिरासत में नहीं ले पाई थी, उस समय फरार हो गया था, लेकिन कल जब छापेमारी की गई तो करीमुल्लाह को हिरासत में लेकर के पटना चली गई है। और इस मामले का जो करीमुल्लाह उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में क्या कुछ सामने आ रहा है या एनआईए की तरफ से क्या प्रेस रिलीज जारी किया जाएगा, इसकी जानकारी हम बाद में दे सकेंगे। लेकिन अभी फिलहाल जो मामला है, परसा के मुख्य पार्षद जो है आयशा खातून के बेटे करीमुल्लाह को हिरासत में लेकर के एनआईए की टीम पटना चली गई है और इस मामले में आगे भी जांच जारी है। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18 छपरा। और अब बड़ी खबर पटना से है, जहां बिहार में शिक्षक संघ ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी से शिक्षकों को 7वें वेतनमान का लाभ देने की मांग की है। संघ ने विशिष्ट शिक्षक बीपीएससी TRE 1, TRE 2, TRE 3 के साथ HT और HM को भी इसका लाभ देने की मांग की है। इसके अलावा नियोजित शिक्षकों को प्रमोशन देने और कक्षा 6 से 8 तक पढ़ाने वाले शिक्षकों को वरीय शिक्षक का लाभ देने की मांग उठाई गई है। संघ का कहना है कि कई शिक्षक सालों से वरीयता का इंतजार कर रहे हैं। शिक्षकों ने शिक्षा मंत्री पर भरोसा जताया। बिहार के लाखों शिक्षक आपकी और आशा भरी निगाह से देख रहे हैं। आपने राज्यकर्मी का दर्जा दिया, स्वागत है। अब राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त शिक्षकों को 7वां वेतनमान के अनुरूप पूर्ण वेतनमान और फिटमेंट मैट्रिक्स का लाभ आप तुरंत दे दीजिए। अब जो है यह पीड़ा शिक्षकों के लिए सहा नहीं जा रहा है। 3 महीने पहले माननीय शिक्षा मंत्री जी को, विभाग को हमने मुलाकात करके पूरे सम्मान के साथ 7वां वेतनमान के अनुरूप वेतनमान और फिटमेंट मैट्रिक्स का लाभ के लिए आवेदन समर्पित किया है। 3 महीने से हम लोग इंतजार में हैं। अब इंतजार असहज हो चला है। आपने शिक्षकों की समस्या को समझा, शनिवार को हाफ डे किया, स्थानांतरण की प्रक्रिया प्रारंभ किया। शिक्षकों को जो मूल मांग है वह 7वां वेतनमान के अनुरूप वेतनमान का है। आप उप मुख्यमंत्री थे, तब आप सभी शिक्षकों की मांगों को हम लोगों से मुलाकात करके समझा था। आपने देखा कि और देखिए, फरक्का डैम को लेकर बिहार की सियासत गर्मा गई है। इस मामले पर लालू प्रसाद ने एक वीडियो जारी कर संजय झा पर निशाना साधा है, जिसके बाद जेडीयू MLC नीरज कुमार ने लालू प्रसाद के दावे पर सवालिया निशान उठाते हुए हमला बोला है। नीरज कुमार ने आरोप लगाया है कि 12 दिसंबर 1996 को जब भारत और बांग्लादेश के बीच गंगा जल बंटवारे की संधि हुई, उस वक्त लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री थे। बिहार के जल संसाधन विभाग ने उस समय इस संधि को बिहार के हित में नहीं माना था और आपत्ति भी दर्ज कराई थी। इसके बावजूद संधि होने दी गई। नीरज कुमार ने सवाल उठाते हुए कहा कि क्या सत्ता में बने रहने के लिए लालू प्रसाद यादव ने बिहार के हितों से समझौता किया। उन्होंने आरोप लगाया है कि जब बिहार के हितों को लेकर आवाज उठाने की जरूरत थी, तब लालू प्रसाद यादव ने प्रभावी तरीके से विरोध क्यों नहीं किया। लालू प्रसाद यादव खामोश क्यों रहे। 1996 में सत्ता और प्रभाव दोनों आपके पास था। क्या चारा घोटाला के चलते आपकी जुबान खामोश हो गई? केंद्र में प्रभावी भूमिका में थे, 22 सांसद थे, केंद्र में मंत्री परिषद में थे, किंग मेकर थे, लेकिन आपकी जुबान खामोश क्यों रह गई? जारी किया तो उस वीडियो में
का डेट क्यों नहीं बताए? ये 19 दिसंबर 2011 का वीडियो है। सत्ता में तो आप प्रभावी भूमिका में थे, दिल्ली में आपकी पार्टी प्रभावी भूमिका में थी, किंग मेकर बने हुए थे, लेकिन बिहार के लोगों के साथ ये गुनाह आपने क्यों किया? जो वीडियो आपने ट्वीट किया है तो 96 से लेकर 2011 के पहले तक की कार्य अवधि में आप क्यों खामोश रहे? बिहार सरकार के जल संसाधन विभाग ने संधि को बिहार के हित में नहीं माना था, इसके बावजूद संधि होने दी गई। क्या सत्ता में रहने के लिए आपने बिहार के हित को बलि चढ़ा दिया? क्या बिहार का हित आपके लिए सर्वोपरि नहीं था? और अब बात लॉ एंड ऑर्डर की खबरों की। अब बड़ी खबर छपरा से है, जहां सारण के मशरक थाना क्षेत्र के अरना गांव में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई। विवाद बढ़ने पर दोनों ओर से लाठी डंडे चले, जिसमें करीब 12 लोग घायल बताए जा रहे हैं। सभी घायलों को इलाज के लिए मशरक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि विवादित जमीन को लेकर मुरौढ़ा कोर्ट में मामला चल रहा था। इसी जमीन पर काम कराने को लेकर दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बढ़ते हैं आगे। बड़ी खबर पटना से है, जहां फतुहा में पुलिस ने भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद की है। उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग ने भिखुआ स्थित 4 लेन पर छापेमारी कर मिनी गन फैक्ट्री को पकड़ा है। तलाशी के दौरान ट्रक से अलग अलग ब्रांड की शराब और बियर के 311 कार्टन शराब बरामद हुए हैं, जिनमें कुल 3041 लीटर शराब बताई गई है। जब्त शराब की कीमत 20 लाख रुपए से ज्यादा आंकी गई है। पुलिस ने मौके से ट्रक चालक चंदन कुमार सिंह को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि शराब झारखंड के कोडरमा से फतुहा लाई जा रही थी। पुलिस अब शराब तस्करी के नेटवर्क की जांच कर रही है। और अब देश दुनिया की खबरों पर नजर डालते हैं। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को बधाई देते हुए विशेष वीडियो संदेश जारी किया। पीएम मोदी ने ISRO के वैज्ञानिकों, अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़े युवाओं और देशवासियों को शुभकामनाएं दी। अपने संदेश में उन्होंने भारत की बढ़ती अंतरिक्ष क्षेत्र में ताकत और भविष्य के संकल्प का जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत लगातार अंतरिक्ष के क्षेत्र में नई ऊंचाइयां हासिल कर रहा है। उन्होंने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली भारत की उपलब्धि को भी याद किया। बढ़ते आगे। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर एक बार फिर उच्च स्तरीय बातचीत होने जा रही है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल 24 अगस्त को बीजिंग के दौरे पर जाएंगे, जहां उनकी मुलाकात चीन के विदेश मंत्री और उनके समकक्ष वांग यी से होगी। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक दोनों नेताओं की बैठक 25 फरवरी को होगी। डोभाल और वांग यी दोनों ही भारत चीन सीमा वार्ता के लिए स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव हैं। दोनों देशों के बीच सीमा विवाद करीब 3488 किलोमीटर लंबी सीमा से जुड़ा है। और इसी बीच दिल्ली से बड़ी खबर है। आपत्तिजनक नारे लिखने का मामला सामने आया है। पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने की दीवार पर हुई ग्रेविटी। दिल्ली पुलिस ने एक आरोपी को मामले में गिरफ्तार कर लिया है। सीसीटीवी फुटेज से आरोपी की पहचान की गई है। संपत्ति विरूपण
कानून के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को मिली जमानत। ये बड़ी खबर हम आपको दिल्ली से बता रहे हैं। दिल्ली में आपत्तिजनक नारे लिखने के मामले में पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि मामला पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन की दीवार पर ग्राफिटी लिखे जाने से जुड़ा बताया जा रहा है कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के विरोध प्रदर्शन के दौरान दीवार पर आपत्तिजनक नारे लिखे गए थे। दिल्ली पुलिस ने मामले में दिल्ली प्रिवेंशन ऑफ डिफेंसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की है। सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपी की पहचान कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि पुलिस सूत्रों के मुताबिक आरोपी को जमानत नहीं मिली है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आपको बता दें कि जमानत मिल गई है। मामले की आगे की जांच जारी है। और देखिए, दिल्ली से बड़ी खबर है। देश में स्वाइन फ्लू H1N1 इन्फ्लुएंजा के मामले बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली में H1N1 इन्फ्लुएंजा के करीब 2000 मामले अभी सामने आए हैं। हालात पर नजर बनाए हुए है केंद्र सरकार। और बता दें कि 2 दिन पहले स्वास्थ्य मंत्री ने समीक्षा बैठक भी इसको लेकर की थी। इलाज के लिए अस्पतालों को तैयार रहने के निर्देश भी दिए गए हैं। देश में स्वाइन फ्लू यानी H1N1 इन्फ्लुएंजा के बढ़ते मामलों ने चिंता बढ़ा दी है। दिल्ली में H1N1 के करीब 2000 मामले सामने आए हैं। केंद्र सरकार लगातार हालातों पर नजर बनाए हुए है। 2 दिन पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने इन्फ्लुएंजा की स्थिति और तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की थी। बैठक में टेस्टिंग, लैब सर्विलांस और मरीजों के इलाज की व्यवस्था मजबूत रखने के निर्देश दिए गए। अस्पतालों को मौसमी इन्फ्लुएंजा के मरीजों के इलाज के लिए तैयार रहने को कहा गया है। और बड़ी खबर आपको दिल्ली से बताते हैं, जहां चीनी के बढ़ती कीमतों के बीच सरकार ने जमाखोरी और मुनाफाखोरी के खिलाफ कार्रवाई तेज करने की तैयारी शुरू कर दी है। दिल्ली एनसीआर में प्रशासन ने चीनी के अवैध भंडारण और जमाखोरी को लेकर चेकिंग अभियान शुरू किया है। सरकार अब चीनी के स्टॉक का फिजिकल वेरिफिकेशन कराने की तैयारी में है। इसके लिए 10 केंद्रीय टीमें अलग अलग राज्यों का दौरा कर सकती हैं। टीमें मिलों को बताए गए स्टॉक और वास्तविक स्टॉक का मिलान करेंगी। साथ ही बाजार में कृत्रिम कमी पैदा करने के लिए चीनी रोकने वालों की भी पहचान की जाएगी। केंद्र ने राज्यों को जमाखोरी और मुनाफाखोरी करने वालों के खिलाफ तेजी से कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। तो देखिए, वहीं यूपी के बागपत में चीनी की जमाखोरी और अवैध भंडारण के खिलाफ प्रशासन का चेकिंग अभियान जारी है। एसडीएम और सीईओ के निर्देशन में टीम ने गोदामों और दुकानों पर पहुंचकर चीनी के स्टॉक की जांच की है। एक करीब 4000 क्विंटल क्षमता वाले गोदाम में 750 बोरे चीनी मिले हैं और प्रशासन ने व्यापारी को नोटिस जारी कर 7 दिन में स्टॉक का विवरण सरकारी पोर्टल पर अपडेट करने के निर्देश दिए हैं। वहीं अधिकारियों ने साफ किया है कि निर्धारित सीमा से ज्यादा स्टॉक या जमाखोरी मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। जैसे कि आपको अवगत है कि पूरे देश में इसेंशियल कमोडिटी एक्ट लागू है और भारत सरकार की तरफ से भी इसमें चीनी के स्टॉक को नियंत्रित करने के निर्देशित किए गए हैं। इसी के क्रम में आज एक सूचना प्राप्त हुई थी और यहाँ 2 गोदामों को चेक किया गया और गोदामों में जो स्टॉक था, जो बिल्कुल जो लिमिट में था, 4000 क्विंटल उसकी लिमिट है और उसके अंडर में यहाँ पे स्टॉक पाया गया। इनको नोटिस दिया जा रहा है कि जो अपना स्टॉक है वो 7-7 दिन में वो बिल्कुल पोर्टल पे अपडेट कराएंगे और अपना स्टॉक जहां से भी ला रहे हैं उसके बिल का भी हम सत्यापन करवा रहे हैं। और इधर मुजफ्फरनगर में जिला प्रशासन ने चीनी के स्टॉक पर निगरानी बढ़ा दी है। प्रशासन की टीम नवीन मंडी स्थल पहुंची और चीनी के विक्रेताओं और
स्टॉक करों के प्रतिष्ठानों पर स्टॉक की चेकिंग की। टीम ने व्यापारियों के गोदामों में रखे चीनी के स्टॉक का रिकॉर्ड देखा और ये भी जांचा कि कहीं निर्धारित सीमा से ज्यादा चीनी का भंडारण तो नहीं किया जा रहा है। जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पर जो चीनी के थोक और फुटकर विक्रेता हैं, जो स्टॉकिस्ट हैं, हथिया हैं, छोटे व्यापारी हैं, उनकी दुकानों में ये देखा जा रहा है कि जो चीनी के स्टॉक लिमिट है 4000 कुंटल, उससे अधिक तो नहीं है। अपना स्टॉक डिक्लेयर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अभी हमने 3 दुकानों का देखा, उसमें स्टॉक सही पाया गया और उसके बाद अभी हम और दुकानों को भी देखेंगे और इसकी रिपोर्ट हम जिलाधिकारी महोदय को और शासन स्तर पर करेंगे। और अब बात यूपी के बुलंदशहर की, जहां त्योहारों से पहले मिलावटखोरों के खिलाफ खाद्य विभाग का अभियान तेज हो गया है। खुर्जा के डावर गांव में श्री राम डेयरी मिल्क प्रोडक्ट पर टीम ने छापेमारी की और पनीर, दूध और घी के 3 नमूने लिए। सभी नमूनों को जांच के लिए लैब भेज दिया गया है। वहीं खाद्य विभाग के मुताबिक डेयरी के नमूने पहले भी फेल हो चुके हैं। अब जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। डेयरी प्रोडक्ट फार्म है, यहाँ पर ये डाबर क्षेत्र में है और यहाँ पर टीम आई है। टीम ने पूरा निरीक्षण किया है। यहाँ पर जो भंडारित मात्रा में दूध पाया गया वो 2500 लीटर दूध के करीब है और 200 किलो पनीर और लगभग 150 किलो घी इन्होंने यहाँ पर रखा हुआ है। जो खाद्य पदार्थ है उसके नमूने लिए गए हैं। बाकी साफ सफाई के लिए इनके लिए नोटिस, इम्प्रूवमेंट नोटिस जारी किया जा रहा है। और अब अगली खबर जम्मू कश्मीर से है, जहां अखनूर में चेनाब नदी का जलस्तर अचानक बढ़ने से 3 युवक तेज बहाव के बीच फंस गए। लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। इसके बाद सेना और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मुशक्कत के बाद तीनों युवकों को सुरक्षित रेस्क्यू उनका कर लिया गया है। और अब बात अगली खबर की। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय हमलों से क्षतिग्रस्त जैश-ए-मोहम्मद का बहावलपुर मुख्यालय अब दोबारा तैयार कर लिया गया है। ये मरकज आपको बता दें सुबहान अल्लाह के नाम से मशहूर है। एक्सक्लूसिव तस्वीरों में टूटे गुंबदों की मरम्मत, नई प्लास्टिंग, पेंट और मार्बल का काम दिखाई दे रहा है। हमले के दौरान मुख्य हॉल में हुए नुकसान को निर्माण सामग्री से भरकर इमारतों को नया रूप दिया गया है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक इसके रिकंस्ट्रक्शन में पाकिस्तान के सरकारी तंत्र का संरक्षण मिला और करीब 25 करोड़ पाकिस्तानी रुपए की रकम किस्तों में मुहैया कराई गई। इनमें लगभग 11 करोड़ रुपए मुख्य हॉल पर खर्च होने की बात कही जा रही है। परिसर में मदरसा अल साबिर और दूसरे क्षतिग्रस्त हिस्सों को भी दोबारा बनवाया गया है। ये तेजी से हुआ निर्माण पाकिस्तान के आतंकवाद विरोधी दावों पर गंभीर सवाल खड़े करता है। आपको बता दें ऑपरेशन सिंदूर 7 मई 2025 को भारत ने पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के जवाब में शुरू किया था। पहलगाम हमले में 26 लोगों की जान गई थी। भारत ने कहा था कि इस हमले के पीछे सीमा पार मौजूद आतंकी नेटवर्क और उसके सहयोगी ढांचे को निशाना बनाना जरूरी था। इसी कार्रवाई में पाकिस्तान के बहावलपुर स्थित मरकज सुबहान अल्लाह को भी निशाना बनाया गया, जिसे भारत ने जैश-ए-मोहम्मद का मुख्यालय बताया। जैश-ए-मोहम्मद के प्रमुख मसूद अजहर को संयुक्त राष्ट्र ने आतंकवादी घोषित कर रखा है। जैश का नेटवर्क लंबे समय से भारत में आतंकी गतिविधियों से जुड़ा है। ऐसे में बहावलपुर की कार्रवाई को पहलगाम हमले के बाद आतंकी बुनियादी ढांचे पर सीधी कार्रवाई के तौर पर देखा जा रहा है। और अब आपको 3 तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर जैश के हेडक्वार्टर के बाहर की है।
दूसरी तस्वीर उस वक्त की है जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय वायुसेना ने इसे तबाह कर दिया था। और तीसरी तस्वीर इस मौजूदा वक्त की है जब एक बार फिर पाकिस्तान सरकार की छत्र छाया में आतंक का यह अड्डा एक बार फिर चमचमाता हुआ दिखाई दे रहा है। और बड़ी खबर आ रही है, पहलगाम आतंकी हमले के आरोपी हाफिज सईद पर भारत सरकार ने शिकंजा कस दिया है। भारत पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक चैनल से समन भेजेगा। पहलगाम आतंकी हमले के मामले में एनआईए ने हाफिज सईद को आरोपी बताया है और उनको आरोपी बनाया है। उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी हो चुका है। अब एनआईए विदेश मंत्रालय के जरिए लाहौर में हाफिज सईद को अदालत का समन भेजकर पेशी कराने की तैयारी में है। लेकिन अगर हाफिज सईद अदालत में पेश नहीं हुआ तो नए आपराधिक कानून बीएनएसएस की धारा 356 के तहत ट्रायल इन एब्स्टिया की तैयारी है। मतलब उसकी गैर मौजूदगी में भी उसके खिलाफ मुकदमा चलाया जाएगा। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।